हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व कंप्लीट करेंगे। इसी को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार, व्यक्तित्व के विभिन्न सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो सभी टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर। इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का शब्द है पर्सनालिटी और इसी का हिंदी रूपांतरण है व्यक्तित्व। पर्सनालिटी लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। याद रखिएगा ये पॉइंट, पर्सनालिटी जो शब्द है यह किस भाषा से बना है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। मतलब जैसे कोई नकली मास्क या कोई मुखौटा पहन लेता है तो वही इसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। आगे देखेंगे, इसके अर्थ को और अच्छे से समझेंगे। व्यक्तित्व प्राचीन रूप, बाह्य रूप या शारीरिक रचना। पहले जब व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया गया था तब ये जो पर्सोना शब्द था इसका प्रयोग केवल बाह्य रूप और शारीरिक रचना को ही तब व्यक्तित्व माना जाता था। मतलब व्यक्ति के बाह्य रूप को देखकर ही उसका व्यक्तित्व मान लिया जाता था कि ये कैसा है। जैसे रंगमंच में जो अभिनय करने वाले होते हैं वो विभिन्न प्रकार के मास्क या मुखौटा नकली पहन लेते हैं, तो उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व बताया जाता था कि इसका व्यक्तित्व क्या है, उसके अंदर कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होता था। तो ये था प्राचीन रूप। प्राचीन रूप में सिर्फ बाह्य रूप, सिर्फ शारीरिक रचना को देखकर ही व्यक्तित्व का आकलन किया जाता था। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक रूप। ये जो प्राचीन रूप था यह बहुत ही संकुचित अर्थ देता है। सिर्फ अगर शारीरिक रचना या बाह्य रूप को लेंगे तो ये बहुत ही संकुचित अर्थ हो जाता है। तो इसी का आधुनिक रूप जो है उसमें आंतरिक और बाह्य रूप दोनों को सम्मिलित किया गया है। मतलब व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हैं उन चीज़ों को भी व्यक्तित्व के अंतर्गत अब सम्मिलित किया गया है। तो आधुनिक रूप में आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों को लिया गया है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, क्लियर हो गई। प्राचीन रूप में सिर्फ शारीरिक रचना को माना जाता था और अब आधुनिक रूप जो चल रहा है उसमें आंतरिक गुणों और बाह्य रूप दोनों को सम्मिलित रूप से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी है। तो यहाँ पर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो फर्स्ट परिभाषा है आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट ने क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन करता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं ये कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक अवस्थाओं का कैसा संगठन है, गत्यात्मक संगठन है, जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश, अपने वातावरण में क्या करता है, समायोजन करता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट परिभाषा देखेंगे गिलफोर्ड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। अब इन्होंने गुणों बस को लिया है, व्यक्ति के जो गुण होते हैं उन्हीं का समन्वित रूप व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों का योग है। इन्होंने क्या ले लिया, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात जो प्रवृत्तियां होती हैं उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। इन्होंने क्या कहा है कि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसकी संपूर्ण समग्र जो विशेषता होती है वही होता है व्यक्तित्व। तो ये परिभाषाएं कंप्लीट हुई। अब आगे देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार भी कई मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण जो है कैसे है, शारीरिक गुणों के आधार पर। सेल्डन के अनुसार, सेल्डन ने दिया है, सेल्डन एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है कोमल तथा गोलाकार, इसी को इंग्लिश में कहते हैं एंडोमॉर्फिक। सेकेंड है आयताकार या सुडौलकाय, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेसोमॉर्फिक। और थर्ड है लंबाकार या एक्टोमॉर्फिक, इसी को इंग्लिश में एक्टोमॉर्फिक कहते हैं।
अब इनको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे इनका। कोमल या गोलाकार, यहाँ पे क्या कह रहा है, शारीरिक गुणों के आधार पर, मतलब जिनका शरीर कोमल हो और गोलाकार हो। तो इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? इस प्रकार के व्यक्ति अत्यंत कोमल किंतु देखने में मोटे और आराम तलब होते हैं। जो व्यक्ति कोमल और गोलाकार होते हैं वह देखने में मोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनको आराम करना पसंद होता है तथा इनका स्वभाव विनोदी होता है, मतलब ये मजाक ज़्यादा से ज़्यादा मजाक करने वाले होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आयताकार, सुडौलाकार या मेसोमॉर्फिक, ये कैसे होते हैं? इनका शरीर भारी व मजबूत होता है, सुडौल होता है, मतलब अच्छा होता है इनका शरीर। ये व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सुडौल काय जो होते हैं, उनका शरीर जो होता है भारी होता है, मजबूत होता है और ये कैसे होते हैं? ऊर्जावान और साहसी भी होते हैं। इनके अंदर सामंजस्य की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे लंबाकार, जो व्यक्ति लंबे होते हैं, ऐसे व्यक्ति पतले, लंबे और सुकुमार होते हैं। यह कुशाग्र बुद्धि वाले, कलात्मक तथा अंतर्मुखी होते हैं। तो ये वर्गीकरण हो गया सेल्डन के अनुसार। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। नेक्स्ट देखेंगे क्रेस्मर के अनुसार। इन्होंने भी शारीरिक रचना के आधार पर ही वर्गीकरण किया है। क्रेस्मर के अनुसार इन्होंने भी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। अब देखेंगे कौन कौन से इन्होंने व्यक्तित्व बताए हैं। फर्स्ट है शक्तिहीन, सेकंड पुष्टकाय, थर्ड स्थूलकाय या नाटा। शक्तिहीन, इसके अंतर्गत यह व्यक्ति लंबे, दुबले पतले, शर्मीले, एकांत प्रिय, निराशावादी व सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। मतलब जिनमें ये गुण होते हैं, लंबे हों, दुबले पतले हों, शर्मीले और एकांत प्रिय, निराशावादी हों तथा सामाजिक प्रवृत्ति के हों, तो वे कैसे होंगे? उनका व्यक्तित्व कैसे होगा? शक्तिहीन होगा। नेक्स्ट है पुष्टकाय। यह लोग बलवान, खिलाड़ी, दृढ़ निश्चय, फुर्तीले, आशावान, आज्ञाकारी, संतुलित शरीर वाले होते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी और दीपा कर्माकर। ये देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि ये लोग होते हैं पुष्टकाय। जैसे अभी हमने ऊपर वाले सेल्डन के वर्गीकरण में पढ़ा, उसमें क्या था? आयताकार या सुडौलकाय, तो वैसे ही ये पुष्टकाय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्थूलकाय। स्थूलकाय या नाटा, अभी सेल्डन के वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा था? गोलाकाय, तो इसमें उन्हीं को रखा गया है स्थूलकाय या नाटे में। यह लोग छोटे कट के गोलमोल होते हैं, छोटा शरीर, सामाजिक प्रवृत्ति, आराम प्रिय होते हैं, आराम तलब होते हैं, भी ऊपर पढ़ा था हमने। बहिर्मुखी तथा मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं, विनोदी स्वभाव वाले होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं और मिलनसार मतलब सबसे मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। तो ये वर्गीकरण हो गया क्रेस्मर का, ये भी शारीरिक रचना के आधार पर था। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ पर बता रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया मतलब समाज से अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। कार्ल जुंग, याद रखिएगा सामाजिक अंतःकरण के आधार पर किसने वर्गीकरण किया था? कार्ल जुंग ने। व्यक्तियों को उनकी सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने भी देखिए 3 वर्गों में ही विभाजित किया है। फर्स्ट है अंतर्मुखी, सेकंड बहिर्मुखी, थर्ड उभयमुखी। अब इनको देखेंगे एक एक करके। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी कौन होते हैं? इसके अंतर्गत आत्मचिंतक, एकांत प्रिय और संकोची व्यक्तियों को रखा गया है। अंतर्मुखी वो होते हैं जो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते, ज़्यादा मिलनसार नहीं होते, वह अपने आप में ही बिजी रहते हैं, अपने आप में ही खोए रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आत्मचिंतक, एकांत प्रिय, अकेले रहना पसंद करते हैं और संकोची होते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसा स्वभाव जिनका होता है उनको रखा गया अंतर्मुखी में। नेक्स्ट है बहिर्मुखी। इसके अंतर्गत समाज केंद्रित, व्यवहारिक, साहसिक, चिंतामुक्त और आशावादी होते हैं। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की? इसकी विशेषताएं होती हैं समाज केंद्रित, समाज में रहना पसंद करते हैं, व्यवहारिक होते हैं, सबसे व्यवहार बनाकर रखते हैं, साहसी होते हैं, डरपोक नहीं होते, चिंतामुक्त, इनको कोई चिंता नहीं रहती और यह सबसे मिलजुल कर रहते हैं, आशावादी होते हैं, बहुत सारी आशाएं होती हैं इनमें। तो ये हो गया बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट है उभयमुखी। जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व दोनों व्यक्तित्वों के लक्षण समान रूप से होते हैं, उन्हें उभयमुखी वर्ग में रखा जाता है। अब देखिए हमने पढ़ा अंतर्मुखी जो अपने आप में ही रहें, बहिर्मुखी जो बाह्य वातावरण में भी रहें, व्यवहार एक दूसरे से अच्छा करें और सबसे बोलें, तो उसमें आ गए बहिर्मुखी, जिसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं, मतलब अंतर्मुखी भी हों और बहिर्मुखी भी हों।
तो उनको कहते हैं उभयमुखी। दोनों लक्षण जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के दोनों लक्षण होते हैं उसको उभयमुखी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर वर्गीकरण हो गए। अब नेक्स्ट है मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कुछ आपको बताए जा रहे हैं। तो मूल्य दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उसे स्प्रिंगर ने दिया था। स्प्रिंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन में व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। याद रखिएगा स्प्रिंगर ने कितने प्रकार बताए हैं, 6 प्रकार बताए हैं। जैसे फर्स्ट है सैद्धांतिक, राजनीतिक। सैद्धांतिक मतलब जो व्यक्ति सिद्धांतों को मानते हैं, अपने वातावरण के जो नियम होते हैं उनको मानते हैं, तो उनको सैद्धांतिक के अंतर्गत रखा जाता है। राजनीतिक, जो व्यक्ति राजनीति से संबंधित होते हैं उनको राजनीति के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित को आर्थिक क्षेत्र में। धार्मिक, सामाजिक और कलात्मक, कला के क्षेत्र से जो संबंधित होते हैं उनको कलात्मक में। समाज से संबंधित जो होते हैं उनको सामाजिक में, और धर्म से जो संबंधित होते हैं उनको धार्मिक में। तो इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं, और 6 से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको अलग अलग में रखा जाता है। तो ये हो गया स्प्रिंगर के अनुसार। इसमें इतना याद रखिएगा कि ये इन्होंने 6 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं, और इनकी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, ये दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। अब व्यक्तित्व के मुख्य जो प्रकार थे वो तो कंप्लीट हुए, अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। सबसे पहले है सील गुणों का सिद्धांत। सील गुणों के सिद्धांत में 2 मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, एक कैटल ने और एक आलपोर्ट ने। तो सबसे पहले देखेंगे कैटल का सिद्धांत। व्यक्तित्व के विषय में इनका कथन है, व्यक्ति जो किसी विशेष परिस्थिति में जो भी कार्य करता है उसका प्रतिरूपी व्यक्तित्व है। कैटल का क्या कहना है कि जो व्यक्ति होते हैं अगर उनके सामने कोई विशेष परिस्थिति आती है तो उसमें वे जो भी कार्य करें तो उसी का प्रतिरूपी व्यक्तित्व कहलाता है। इन्होंने व्यक्तित्व को 2 वर्गों में विभाजित किया है। अब देखिए इन्होंने भी 2 वर्गों में विभाजित किया है, कौन कौन से? सतही सील गुण, स्रोतशील गुण। सील गुणों के सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो इसीलिए इन्होंने क्या किस में विभाजित किया है? सतही सील गुण में और स्रोतशील गुण में। तो सबसे पहले देखेंगे सतही सील गुण क्या होता है। यह इस तरह का सील गुण व्यक्ति के ऊपरी सतह या परिधि पर होता है। जैसे हम ले लेते हैं, ये एक हो गया सतही सील गुण और ये हो गया मूल सील गुण। तो ये जो व्यक्ति के किस में होता है? ऊपरी सतह या परिधि पर होता है। ये हो गई परिधि, यहाँ पर हो गया सतही और ये हो गया स्रोतशील गुण। क्या होता है इसमें? यानी इस तरह के सील गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया में आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो सतही सील गुण में क्या होता है? व्यक्ति जो दिन प्रतिदिन रोज प्रक्रियाएं करता है उसी से ये सील गुण आसानी से अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसी से हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। व्यक्ति की रोजमर्रा की क्रियाओं से उसका व्यक्तित्व हम निर्धारित कर सकते हैं। ये हो जाता है सतही सील गुण से। नेक्स्ट देखेंगे स्रोत या मूल सील गुण। कैटल के अनुसार मूल सील गुण व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना है तथा इसकी संख्या सतही सील गुण की अपेक्षा कम होती है। मूल सील गुण सतही सील गुण के समान व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाते। अब देखिए बिल्कुल क्लियर है, सतही सील गुण हो गए तो वह हो गए व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं उसी से उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। लेकिन जो ये स्रोत या मूल सील गुण होते हैं ये व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाएं नहीं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा इनका निर्धारण होता है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं होंगी ये रोज़ तो होंगी नहीं, ये रोज़ वाली से कम होंगी, मतलब कभी होंगी, थोड़ी बहुत होंगी। तो ये हो जाती हैं स्रोत या मूल सील गुण, और जो सतही हो गई वह रोज़ दिन प्रतिदिन वाली क्रियाएं होती हैं। तो ये कंप्लीट हुआ कैटल का सील गुणों का सिद्धांत। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कैटल ने व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए एक परीक्षण विकसित किया जिसे 16 व्यक्तित्व कारक या 16 PF प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। 16 PF मतलब 16 पर्सनालिटी फैक्टर, इसी को हिंदी में कहेंगे व्यक्तित्व कारक। क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि 16 PF प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा कैटल ने किया था। किसके मूल्यांकन के लिए? व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे आलपोर्ट का सिद्धांत। इन्होंने भी सील गुणों के आधार पर दिया था। तो इन्होंने क्या दिया था देखेंगे। आलपोर्ट का नाम सील गुण सिद्धांत के साथ मुख्य रूप से जुड़ा है। इनका भी नाम सील गुण सिद्धांत के साथ मुख्य रूप से जुड़ा है। यही कारण है कि आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित
व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का सील गुण सिद्धांत कहा जाता है। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसको सील गुण का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सील गुणों को 2 भागों में बांटा है। अब देखिए, अभी हमने देखा कैटल, उन्होंने भी सील गुण को 2 भागों में बांटा था, स्रोत और सतही। आलपोर्ट ने भी 2 भागों में बांटा है। अब इनके भाग देखेंगे, सामान्य सील गुण, विशिष्ट सील गुण। सबसे पहले देखेंगे सामान्य सील गुण क्या होता है। इसका तात्पर्य वैसे सील गुणों से होता है जो किसी समाज संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। अब देखिए, ये भी वैसे कैटल के वर्गीकरण के ही तरह है। तो सामान्य सील गुण जो होते हैं वह किसी भी समाज या संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो गुण पाया जाता है उसको कहते हैं सामान्य सील गुण। और विशिष्ट सील गुण क्या होता है, ये अधिक विवरणात्मक होता है तथा इससे संभ्रांति भी कम होती है। तो यहाँ पर विशिष्ट सील गुण क्या होता है, विशिष्ट सील गुण जो होता है वह सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है, कुछ संख्या में पाया जाता है। तो यह अधिक विवरणात्मक होता है, इसमें संभ्रांति भी कम होती है। जबकि ये जो सामान्य है वह अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो गुण पाया जाता है उसी को सामान्य सील गुण कहते हैं। तो ये हुआ कैटल का आलपोर्ट का सिद्धांत सील गुणों के आधार पर। इन्होंने 2 भागों में व्यक्तित्व को बांटा है। अब नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, थोड़ा बड़ा है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सिगमंड फ्रायड, वियना ऑस्ट्रिया। सिगमंड फ्रायड जो हैं ये वियना ऑस्ट्रिया के निवासी थे। नेक्स्ट है अध्ययन। इन्होंने जो अध्ययन किया था वह मन और मस्तिष्क पर किया था, इसलिए इनके सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक मतलब मन के विश्लेषण का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मन और मस्तिष्क पर अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने पागलों पर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति का मन 3 प्रकार का होता है। किस पर अध्ययन किया था इन्होंने, पागलों पर। कितने प्रकार के मन बताए थे इन्होंने, 3 प्रकार के। फर्स्ट अचेतन मन, सेकंड अर्धचेतन मन, थर्ड चेतन मन। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर हम व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं लेकिन मन पर आ गए हैं, क्योंकि ये व्यक्तित्व से ये मन जुड़े होते हैं, तो इनको हम साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने मन के जो प्रकार बताए हैं वह 3 प्रकार बताए हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति में जो अचेतन मन होता है यह सर्वाधिक मात्रा में होता है। कितना होता है यह, 90%। मतलब व्यक्ति में अचेतन मन जो होता है सर्वाधिक मात्रा में 90% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगे इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। अब देखिए, इन्होंने मन के भी 3 प्रकार बताए हैं और व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार हैं व्यक्तित्व के, इदम, अहम, परम अहम। तो इन्होंने व्यक्तित्व के भी 3 प्रकार बताए हैं और मन के भी 3 प्रकार बताए हैं। आगे इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तथा इन्होंने कहा कि प्रत्येक मन के साथ व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा रहता है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि जो ये 3 व्यक्तित्व हैं और ये जो 3 मन हैं, तो ये तीनों में से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब जैसे अचेतन मन इदम के साथ, अर्धचेतन अहम के साथ और चेतन परम अहम के साथ। तो प्रत्येक मन के साथ एक व्यक्तित्व का एक भाग जुड़ा रहता है। आगे इसको और अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए, फिगर से समझते हैं हम। ये इधर व्यक्तित्व है और ये इधर मन है। तो फर्स्ट है यहाँ पर इदम। इदम जो होता है ये जन्मजात होता है। फ्रायड जो हैं ये कहते हैं कि जन्म के समय मनुष्य के शरीर की संरचना में जो कुछ भी निहित होता है, जो भी होता है मनुष्य के शरीर में, वह सब इदम के अंतर्गत आता है। तो मतलब इदम क्या हो जाएगा, यह जन्मजात हो जाएगा। तो ये जो इदम होता है यह अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। मन 3 प्रकार के बताए गए, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, चेतन मन। तो इदम अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है, अहम अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा होता है और परम अहम चेतन मन के साथ जुड़ा होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा कौन किसके साथ जुड़ा होता है। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इदम जो है यह जन्मजात होता है। फ्रायड ने क्या कहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जो कुछ भी संरचनाएं होती हैं वो सभी इदम के अंतर्गत आती हैं। ये अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। इदम में होता क्या है कि इच्छाओं का यह भंडार ग्रह होता है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चों में इसकी प्रधानता होती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें विभिन्न इच्छाएं होती हैं और विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की वह तत्काल संतुष्टि चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अगर कोई आवश्यकता हुई तो तुरंत वह उसे पूरा करवाना चाहते हैं। तो यह जन्मजात होता है
और ये अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए इसको कहते हैं आनंद का नियम, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें विभिन्न इच्छाएं होती हैं, वह उनकी तुरंत पूर्ति चाहते हैं। तो ये हो गया इदम अचेतन मन। आगे इन्हें और डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट है अहम। अहम जो होता है यह अर्जित होता है, मतलब अर्जित किया जाता है, और यह किस मन के साथ जुड़ा होता है? अर्धचेतन मन के साथ। साथ ही इसमें वास्तविकता के नियम का पालन किया जाता है। इदम में तो केवल इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है, विभिन्न इच्छाएं होती हैं और उनकी तत्काल संतुष्टि चाहता है बच्चा। लेकिन जब अहम में आ जाता है तो वह उसकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, जैसे उसको भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता होगी, और अगर उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, उसकी इच्छा की पूर्ति में जो बाधाएं आएंगी तो उसी के कारण उत्पन्न होता है अहम। अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहेगा, अगर वह नहीं कर पाएगा तो जन्म होगा अहम का। तो ये होती है अर्जित योग्यता होती है, अर्धचेतन मन के साथ जुड़ी होती है, और इसको कहते हैं वास्तविकता के नियम पर का यह पालन करती है। मतलब जब इच्छाओं से निकलकर बच्चा वास्तविक जीवन में आने लगता है बाल्यावस्था में, तो वह वास्तविकता के नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखेंगे परम अहम। इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपर ईगो। यह भी अर्जित होता है। इसका विकास सबसे लास्ट में होता है। ये चेतन मन के साथ जुड़ा होता है। जब बच्चा वास्तविकता को जान लेता है तो फिर उसका विकास नैतिकता की ओर होता है, इसीलिए इसको नैतिकता के नियम का यह पालन करता है। अब आगे इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इदम। इदम को इंग्लिश में इद लिखते हैं। यह अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। डिटेल से इन्हें समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो इदम होता है ये अचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। जन्म के समय मनुष्य के शरीर की संरचना में जो कुछ भी निहित होता है वह पूर्णतः इदम होता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी शारीरिक संरचना में जो कुछ भी होता है वह पूर्णतः क्या होता है? इदम होता है। इदम जो होता है जन्मजात एवं आनुवंशिक होता है, जन्म के समय से स्टार्ट होता है। और फ्रायड ने कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें असंख्य पूर्वजों की स्मृति अवशेषों का भंडार होता है, तो इसीलिए इसको आनुवंशिक भी माना जाता है। नेक्स्ट, इदम शारीरिक आवश्यकताओं की तुरंत संतुष्टि चाहता है एवं आनंद के नियम का पालन करता है। इदम जो होता है, अभी ऊपर आपको बताया गया कि इसमें जो ये इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है और इसमें जो भी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनकी वह तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। और ये जो होते हैं वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि दो प्रकार से करते हैं। एक तो हो गया सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं क्या होती हैं? जो व्यक्ति में जन्मजात होती हैं, स्वचालित होती हैं। जैसे हम ले सकते हैं पलक झपकना, छींकना, वो सब सहज क्रियाएं होती हैं। तो ये जो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि करते हैं वह दो प्रकार से करते हैं। एक सहज क्रिया जैसे बता दी गई, पलक झपकना, छींकना, ये सहज क्रियाएं हो गई। इनके द्वारा जब ये क्रियाएं होती हैं तो वो संतुष्टि का महसूस करते हैं। और दूसरी हो गई इच्छा पूर्ति। इच्छा पूर्ति तो ये हो गई। तो इच्छा पूर्ति में होता है कि जब व्यक्ति की कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती तो उसके तनाव को दूर करने के लिए उसके सामने प्राथमिक प्रक्रियाएं की प्रतिमा निर्मित की जाती है, तो उसी से उसकी इच्छा पूर्ति होती है। इच्छाओं का भंडार ग्रह ये होता है, ये तो पहले ही बताया जा चुका। छोटे छोटे बच्चों में इसकी प्रधानता होती है। तो ये कंप्लीट हुआ इदम। अब नेक्स्ट देखेंगे अहम। अहम को इंग्लिश में कहते हैं ईगो। यह अर्धचेतन मन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर होगा साथ, किसके साथ जुड़ा होता है? अर्धचेतन मन के साथ। ये वास्तविकता के नियम का पालन करता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वे बड़े होते हैं तो वे वास्तविक चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं। जब उनका जन्म होता है तब तो सिर्फ उनमें इच्छाएं होती हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं वे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे और बाल्यावस्था में आएंगे तब वह संसार की चीज़ों को और उनकी वास्तविकता को समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इदम मस्तिष्क की विषयनिष्ठ वास्तविकता को जानती है, जबकि अहम मस्तिष्क की विषय वस्तु एवं बाह्य संसार की वस्तुओं में भेद करना जानता है। यहाँ पर देखिए तुलनात्मक रूप से बताया गया है कि इदम जो होता है वह मस्तिष्क की विषयनिष्ठ, मस्तिष्क में जो विषयनिष्ठ वास्तविकता होती है केवल उसी को जानती है। लेकिन ये जो अहम है ये मस्तिष्क की वस्तुओं एवं बाह्य संसार, बाह्य वातावरण में जो है उन वस्तुओं में भेद करना जानता है, मतलब वास्तविक चीज़ों से ये जुड़ता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वह सभी चीज़ों को सजीव मानते हैं, लेकिन जब वह धीरे धीरे बड़े होंगे, अहम में आएंगे, तो वह उनमें अंतर करना, भेद करना सीखेंगे। तो इसीलिए इसको कहते हैं वास्तविकता का नियम।
का पालन करता है। नेक्स्ट है इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर व्यक्ति अपने प्रति जागरूक होने लगता है। स्व की इस चेतना को ही फ्रायड ने अहम की संज्ञा दी है। अब अभी बताया गया कि उनकी विभिन्न छोटे छोटे बच्चों की इच्छाएं होती हैं, जैसे भूख लगने पर भोजन की इच्छा। तो अगर उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी या इच्छाओं की पूर्ति में जो बाधाएं आएंगी तो उसी के कारण जन्म होता है अहम का। इसी को फ्रायड ने अहम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है अहम का संबंध नैतिकता से नहीं होता। अब अहम में केवल बालक वास्तविकता तक पहुंच पाता है, अभी नैतिक नहीं हो पाता। इसके बाद जब हम परम अहम पढ़ेंगे सुपर ईगो, तब उसमें नैतिकता तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर नैतिकता नहीं होती है और ना ही अहम में तार्किकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे परम अहम सुपर ईगो। ये चेतन मन के साथ जुड़ा होता है। यह व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया का मुख्य स्रोत होता है। किस मन के साथ जुड़ता है? चेतन मन, और समाजीकरण की प्रक्रिया का यह मुख्य स्रोत होता है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें व्यक्ति सही और गलत में अंतर करना सीखता है। यह नैतिकता के नियम का पालन करता है। जब बच्चे और बड़े होंगे, यह भी बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें जो व्यक्ति होते हैं वह नैतिकता के नियम, नैतिकता की ओर आगे बढ़ते हैं और वह सही क्या है गलत क्या है इन चीज़ों में अंतर करना जान लेते हैं। तो सबसे पहले इदम में क्या होता है? सिर्फ इच्छाओं का भंडार ग्रह, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। जब अहम में आते हैं तो अहम में क्या होता है कि जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो अहम का जन्म होता है और फिर अहम से ही परम अहम का जन्म होता है। वास्तविकता से व्यक्ति नैतिकता की ओर पहुंचने लगता है और हो जाता है परम अहम सुपर ईगो। अब नेक्स्ट देखेंगे मन। व्यक्तित्व के तीनों प्रकार जो फ्रायड के थे वो तो कंप्लीट कर चुके। अब देखेंगे उनके तीनों मन के प्रकार, ये भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला है अचेतन मन। यह जन्मजात होता है, अभी बताया गया है पीछे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फ्रायड के अनुसार अचेतन मन वह भाग है जिसके विचारों एवं अनुभवों को पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। अब इसके वर्ड से समझिए, अचेतन मतलब चेतना में नहीं आना। अचेतन, अचेतन मन का वह भाग है जिससे कोई विचार या अनुभव हैं अगर पहले के, तो उन्हें पुनः चेतना में नहीं लाया जा सकता। तो ये हो गया अचेतन मन, याद रखिएगा इसे आनंदवादी मन कहते हैं, सुखवादी मन कहते हैं, इच्छाओं का भंडार ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह इदम के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है अचेतन मन में तर्क एवं नैतिकता का स्थान नहीं होता है। जैसे अभी बताया गया इदम में, उसमें भी तर्क नैतिकता का स्थान नहीं होता, केवल इच्छाएं होती हैं और उनकी पूर्ति करवाना होता है। तो इसमें भी नैतिकता का स्थान और तर्क का स्थान नहीं होता है। भावना, संवेग, मूल प्रवृत्ति, दमित इच्छा, यौन ऊर्जा, असामाजिक, अमर्यादित, अनैतिक, ये सभी चीज़ें जो होती हैं इनका संबंध अचेतन मन के साथ ही होता है। आगे देखेंगे अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में संग्रहित ज्ञान, जो दिमाग में संग्रहित ज्ञान होता है मन में, वह इसके अंतर्गत आता है। फर्स्ट पॉइंट है चेतन और अचेतन का मध्य भाग अर्धचेतन होता है। अर्धचेतन के विषय ना तो तत्काल चेतना में रहते हैं और न ही अचेतन में। क्या कह रहा है यहाँ पर कि अर्धचेतन के जो विषय होते हैं वह ना तो तत्काल चेतना में रहते हैं और ना ही अचेतन में, किंतु थोड़ा प्रयास करने पर इस भाग के विचार, भाव इत्यादि चेतना में लाया जा सकता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ना तो चेतना में, मतलब ना तो वह याद ही रहेंगे और ना तो बिल्कुल भूले ही रहेंगे, बल्कि अर्धचेतन मन में ऐसा होता है कि जो संग्रहित ज्ञान होता है, विचार या भाव होते हैं, अगर थोड़ा प्रयास किया जाए तो उनको चेतना में लाया जा सकता है। जबकि अचेतन में क्या था कि उनको चेतना में नहीं लाया जा सकता। नेक्स्ट है ये वास्तविकता के नियम पर चलता है। अर्धचेतन मन अहम के साथ जुड़ा है, अहम भी वास्तविकता के नियम पर था और अर्धचेतन भी वास्तविकता के नियम पर चलता। नेक्स्ट है चेतन मन, इसका संबंध वर्तमान से होता है। अब अभी देखिए जो अचेतन मन पढ़ा उसमें तो जो विचार और भाव होते हैं वह उनकी चेतना ही नहीं होती, मतलब वह याद ही नहीं आते। लेकिन अर्धचेतन में अगर थोड़ा प्रयास किया गया तो वह याद आ जाते हैं। चेतन मन क्या होता है, इसका संबंध वर्तमान से होता है। प्रेजेंट में हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार भाव हैं, तो इसका संबंध होता है चेतन मन से। चेतन मन व्यक्तिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदर्शों का भंडार ग्रह होता है। नैतिकता का नियम, चेतन मन जो होता है क्या होता है इसमें, यह नैतिकता के नियम का पालन करता है, क्योंकि यह परम अहम के साथ जुड़ा था। परम अहम बताया जा चुका आपको। इसको नैतिकवादी मन कहते हैं और आदर्शवादी मन भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट हुए हमारे तीनों प्रकार के मन और फ्रायड के अनुसार तीनों प्रकार के व्यक्तित्व। अब आगे देखेंगे हम व्यक्तित्व विकास में अध्यापक की भूमिका। व्यक्तित्व के विकास में
को कई लोग प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता, वातावरण, विद्यालय, ये सभी चीज़ें व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे अध्यापक की क्या भूमिका होती है व्यक्तित्व के विकास के लिए। व्यक्तित्व विकास पर विद्यालय के वातावरण तथा पठन पाठन का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। अतः इस दृष्टि से शिक्षकों को व्यक्तित्व विकास में अपनी भूमिका को सार्थक करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? फर्स्ट है, प्रत्येक छात्र की व्यक्तित्वता को पहचानने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र में क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको पहचानने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी जन्मजात क्षमताओं के विकास का अवसर दिया जाना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए और उनकी जन्मजात जो क्षमताएं हैं, जो उनको जन्मजात मिली हैं, आनुवंशिक मिली हैं, उनके विकास का उनको अवसर दिया जाना चाहिए। ये सब करना चाहिए अध्यापक को। नेक्स्ट है, बालकों में संपूर्ण व्यक्ति को विकसित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने का बालकों में प्रयास किया जाना चाहिए अध्यापक के द्वारा। बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालय में अनेक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो बच्चों को किसी चीज़ को सीखने के लिए रुचिकर बनाती हैं, उनके लिए आसान और सरल बनाती हैं, तो बच्चों का उससे सर्वांगीण विकास होता है। तो इसके लिए विभिन्न पाठ्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बालकों को ऐसे अनुभव दिए जाएं जिससे उनमें विश्वास एवं आत्मविश्वास विकसित हो। अगर उनमें किसी चीज़ के प्रति विश्वास और आत्मविश्वास विकसित होगा तो उनका व्यक्तित्व अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए आदर्श व्यक्तियों के अनुकरण के अवसर दिए जाने चाहिए। आदर्श व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व अच्छा हो उनके अनुकरण का अवसर दिया जाना चाहिए बच्चों को, जिससे वह उनसे सीख सके। नेक्स्ट है, विद्यालय का वातावरण सरल, मधुर और शांत हो, जिससे क्या होगा, बच्चों का व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। आज का वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यक्तित्व की विभिन्न विधियों के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।